Assalamualaikum. Hope so you all are fine. Today our topic is Lamarckism. What is Lamarckism? Lamarckism एक थ्योरी है जो कि डी लमार्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, हाईलाइट किया 1802 में। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया और 1809 में इसे अपनी एक बुक में फ़िलोसफी ज़ूलॉजी के नाम से बुक थी, इस बुक में उन्होंने अपनी इस थ्योरी को शाया करवाया, पब्लिश्ड करवाया। ठीक है, इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उसकी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कोई ना कोई ज़रूर फ़िज़िकल चेंज आता है। ठीक है, वो फ़िज़िकल चेंज किस वजह से आता है? यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स, मतलब जिस ऑर्गन्स को वो ज़्यादा यूज़ करता है, ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उस ऑर्गन्स को डिवेलप कर लेता है, इन्हांस कर लेता है या लार्ज कर लेता है साइज़ में। जबकि जिस ऑर्गन्स को वो नहीं यूज़ करता उसको वो स्मॉल कर लेता है साइज़ में और या फिर उसे डीजनरेट कर देता है। इन सारे करैक्टर्स को ये जो डेवलप करता है एक ऑर्गेनिज़म अपने अंदर, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड करैक्टर्स। तो पहला पॉइंट तो उसने ये बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज़म अपनी लाइफ टाइम में फ़िज़िकल चेंज लाता है। बाद में उसने सेकंड पॉइंट में ये अपनी थ्योरी में ये बोला कि ये जो अपने अंदर एक्वायर्ड करैक्टर्स लाता है ना, इसको अपने ऑफ स्प्रिंग में ज़रूर मस्ट जो है ना ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी। इसकी थ्योरी के 4 करैक्टर्स थे, मतलब कि ये 4 करैक्टर्स पर इसकी थ्योरी मुश्तमिल है। सबसे पहला करैक्टर है इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इसमें उसने ये बोला था कि हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर उनके ऑर्गन्स में कोई ना कोई इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती है जो कि उसके ऑर्गन्स को इनलार्ज करने में, इन्हांस करने में मजबूर कर देती है, उसको लार्ज करती है साइज़ में। ये इसकी होती है इंटरनल वाइटल फोर्स। सेकंड में उसने ये बोला था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज़म है, लिविंग ऑर्गेनिज़म, अपने जिस ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करेगा उसको ज़्यादा डेवलप करेगा, उसको ज़्यादा लार्ज कर देगा साइज़ में, और जिसको वो यूज़ नहीं करता, जो उसके इस्तेमाल में नहीं होते, उस ऑर्गन्स या उस बॉडी पार्ट्स को वो डीजनरेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसी तरह उसने इसकी कुछ मिसालें दी, हम आगे इसकी मिसालें देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और मिसाल देख लेते हैं। जैसे कि इधर सामने एग्ज़ाम्पल दी गई है लिज़र्ड से स्नेक बनने की। ज़ूलॉजिस्ट का कहना ये है, मतलब उनका डी लमार्क का ये कहना था कि ये जो सांप था इसके पहले लिम्स हुआ करते थे, जैसे कि लिज़र्ड है, ये लिज़र्ड की स्पीशी में था, चूँकि ये एक रेप्टाइल है। तो उसने ये बोला कि जो है स्नेक है, इसको प्रीडेटर से बचने के लिए, अपने शिकारी से बचने के लिए तंग रास्तों से जाना पड़ता था, तंग रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से ये अपनी लेग्स का यूज़ नहीं करता था, अपने वेंट्रल पार्ट का यूज़ ज़्यादा करता था, जिस वजह से इसकी लेग्स का, लिम्स का कोई इस्तेमाल नहीं था। तो इसने इसे क्या कर दिया? डीजनरेट कर दिया। इस वजह से डिसअपीयर हो गए स्नेक्स की लेग्स या फिर लिम्स। ठीक है, ये आप मिसाल देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इसके अंदर एवोल्यूशन होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में होती है, तो ऐसा नहीं होता कि एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो उसके अंदर वो अचानक से या उसी के अंदर, सिर्फ उसी स्पीशी के अंदर या उसके लाइफ टाइम के अंदर कोई चेंज आया तो सडनली उसकी अपनी जनरेशन, अगली जनरेशन में ही आ गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर कोई भी चेंजेस आता है, साइंटिस्ट या जोलॉजिस्ट के मुताबिक, एवोल्यूशन के मुताबिक, अगर कोई चेंज आता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के साथ साथ आता है, कॉन्स्टेंटली आता है। बहुत ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद आहिस्ता 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 एक स्पीशी में आया, एक जनरेशन में आया चेंज, फिर नेक्स्ट जनरेशन में उससे थोड़ा सा चेंज आया, इस तरह चेंज आता है, ना कि सडनली चेंज आता है और दूसरी उसकी जनरेशन में भी वो चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से उसकी जो डीजनरेशन होती है या फिर कोई न्यू ऑर्गन्स डेवलप होता है, जोलॉजिस्ट के मुताबिक, डी लमार्क के मुताबिक।
अब यहाँ उसने कुछ एग्जांपल्स दी। सबसे पहले उसने बोला लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। कहते हैं जो जिराफ है जिसकी अब हम शेप देखते हैं लॉन्ग नेक की फॉर्म में, लेकिन पहले वक्त में ऐसा नहीं था। पहले जो जिराफ है वो रिजेम्बलेंस उसकी थी हॉर्स के जैसी। वो हॉर्स के जैसा दिखता था, घोड़े के जैसा दिखता था। और इसकी गर्दन पहले छोटी थी। एक वक्त आया कि ज़मीन से घास ख़त्म हो गई, चूँकि ये घास खाता था तो ज़मीन से घास ख़त्म होगी तो इसे दरख्तों के पत्ते खाना पड़े। दरख्त चूँकि बहुत ऊंचे थे, इस वजह से उसे दरख्तों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था, एक्सटेंड करना पड़ता था। उसके इसी तरह उसके नेक के जो मसल्स हैं वो लंबे होना शुरू हो गए, एक्सटेंड होना शुरू हो गए। इसी तरह उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आया, और अब हम जो उसकी जो प्रॉपर शेप देखते हैं जिराफ की, इस तरह वो इसकी नेक को स्ट्रेच कर कर के हमारे सामने मतलब इस शेप या इस फॉर्म की शक्ल में आई। पहले ये ऐसी नहीं थी। सबसे पहले उसने ये एग्ज़ाम्पल दी। उसके बाद उसने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स दी, जो कि मैंने आपको सबसे पहले स्नैक्स की एग्ज़ाम्पल दी कि अब ये देख सकते हैं आप, स्नैक ने चूँकि अपने लिम्स डिसअपीयर कर दिए हैं, तो ये जो छोटे से लिम्स हैं ये अभी भी स्पीशी है इसकी जिसके ये है लिम्स। तो ये इस बात का सबूत है कि पहले जो है स्नैक्स के लिम्स थे, अब नहीं है। इसने अपने इस्तेमाल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करता था या जो जिसका डिसयूज़ इसने किया, उसने उस चीज़ को डिसअपीयर कर दिया। उसके बाद हम डक के फीट देखते हैं। डक ने अपने पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता था कि इसमें स्विमिंग के लिए पानी में, तो इसने अपने डक जो है ना फीट को ज़्यादा डिवेलप किया, उसको वेब्ड फीट बनाए ताकि वो वाटर में आसानी से स्विम कर सके। उसके बाद ब्लाइंडनेस ऑफ मोल्स, फ्लैट फिशेस, फ्लाइट जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स आ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ जाती हैं। अच्छा, ये जो ब्लाइंडनेस ऑफ मोल्स है ये कुछ जो है जोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बिल्कुल ब्लाइंड होता है, मोल्स होते हैं ये एनिमल होते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंड होता है, मतलब इसकी कलर ब्लाइंडनेस की वजह से ये कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता। और दूसरा ये कि इसकी करीब की नज़र बहुत ज़्यादा वीक होती है, और ये जिस वजह से सर्वाइव करता है वो है इसकी सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हेयर। सूंघने और सुनने की हिस्स इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अब तक इसने सर्वाइव किया हुआ है। आगे फर्दर ये सारी एग्जांपल्स जो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स में आती हैं। आगे है जी इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड। इस पॉइंट में उसने ये बोला था जी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई भी चेंज आता है, फिज़िकल चेंज आता है, वो जस्ट एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से ही आता है। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं वहाँ 4 मौसम है, 4 वेदर्स हैं। तो हम अपने आप को अकॉर्डिंग्स टू वेदर ही अपने आप को इन्हांस करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, मतलब हमारे अंदर चेंजेस आएंगे वेदर के मुताबिक। सर्दियों में हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, गर्मियों में हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। अगर हमारे अंदर चेंजेस ना आए, किसी भी वेदर को, किसी भी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट को सहने की हिस्सियाँ हमारे अंदर ये चेंज ना आए, तो हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी है तो हम इस तरह से सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ही चेंज आता है, वो ये होता है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो है स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और सेकेंडली जब हम सर्दियाँ होती हैं तो हमारा शिवरिंग प्रोसेस होता है, जिस वजह से हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ये जो सारे चेंजेस आते हैं ये तो हो गए नेचुरली बॉडी चेंजेस, लेकिन हमारे अंदर अब वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट के अंदर रहते रहते हम अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। इसी तरह ही जो लोग ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, तो वो अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, उस अपने आप को उस तरीके से चेंज अपने अंदर ले आते हैं। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, वो अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं कि उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती। ये जो सारे चेंजेस हैं ना, ये एनवायरनमेंट की वजह से आए हैं, और इन चेंजेस को कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एक तो हो गई ये बात। दूसरी उसने बात ये की थी कि इस चेंजेस की वजह से जो न्यू न्यू हमें चेंजेस होती हैं
इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज आता है या न्यू नीड होती है, इस वजह से हमारे क्या होता है, न्यू बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, कोई ना कोई नया बॉडी पार्ट्स या कोई ना कोई नया ऑर्गन डेवलप होता है, तशख़ीस देता है, जो कि इसने अपने सेकंड पॉइंट में ये बोला था डेली मार्क ने। उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल्स दी कि सर्वाइवलशिप की वजह से जो है ना, अपने सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए बहुत से डिफरेंट इलाकों में रहने वाले डिफरेंट लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए अपने सर्वाइव करने के लिए फूड एंड शेल्टर के लिए, ठीक है, उन एनिमल्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, हालांकि चाहे वो हों सेम ही स्पीशीज़, लेकिन उनका एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंट बिहेवियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही स्पीशी का कोई एनिमल है, जैसे कि कोई कैट की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर वाइल्ड लाइफ वाली कैट है, फॉरेस्ट में जंगल में रहने वाली कोई बिल्ली है, और अगर उसका आप मुआवजना कंपैरिजन करें घर में रहने वाली पालतू बिल्ली के साथ, अपने किसी भी पेट के साथ, डोमेस्टिक जो है कैट के साथ आप कंपैरिजन करें, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस देखेंगे, क्लियर डिफरेंस देखेंगे। वो ये कि वो एनिमल का बिहेवियर, उस एनिमल का बिहेवियर इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो किस वजह से होगा? एनवायरनमेंट की वजह से होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए खुद अपना अपना प्रोटेक्शन करना पड़ता है, खुद अपने आप को चेंज अपने अंदर लाने पड़ते हैं, मतलब कि अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर सेम उसी स्पीशीज़ के एनिमल्स हमने पेट रखे हुए हैं या अपने घर में रखे हुए हैं, तो उस जो स्पीशी का सेम एनिमल है ना, वो उसके लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से बिल्कुल अलहदा होगा। वो इतना ज़्यादा वो उसके अंदर वो वाली चीज़ें नहीं होंगी जो एक वाइल्ड लाइफ वाले एनिमल में होंगी, क्योंकि हमने, पहली बात तो ये होती है कि वो वाला पेट हमने उसे सिखाया ही नहीं होता कि उसे कोई ख़तरा लाहक है, उसे कोई ख़तरा भी नहीं होता। उसे जो चीज़ चाहिए होती है हम उसे खुद प्रोवाइड कर देते हैं, उसे खुद ढूंढना नहीं पड़ती, इसलिए उसे एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को अडोप्ट नहीं करना पड़ता, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने पड़ते। ओके। इसकी एक और एग्जांपल ये होती है कि जैसे अब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें अपनी हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़, बड़े होते भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब हम मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंचते हैं तो वो बात, चाइल्डहुड में जो बात होती है वो एडल्टहुड में बात नहीं होती। मतलब हमें खुद मैच्योर होना पड़ता है, हमें हालात के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, जो है हमें एनवायरनमेंट के लिहाज से चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि अब हमने किसी भी जॉब के लिए जाना है या कहीं भी बाहर जाना है तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। हमें खुद इन माहौल के साथ साथ रहते हुए हमें इतनी, हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, किस लोगों से, किन 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 लोगों से हमें किस तरीके से बात करनी है। तो ये सारा कुछ इन्वायरमेंट ही सिखाता है, ये इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है कि किसी इंसान में कोई चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इसमें ये बात, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें उन्होंने ये बात कही थी अपनी थ्योरी में कि अब कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर, जब वो पैदा होता है तब वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती, लेकिन वो वक्त गुजारने के साथ साथ उसकी लाइफ टाइम में वो एक्वायर्ड करैक्टर आता है, कोई ना कोई न्यू चेंज आता है उसकी बॉडी में, तो वो ये कहता है कि ये उसकी आगे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो जी कहता है कि एक वाइट करैक्टर का मतलब ये है कि पहले तो वो एक नॉर्मल था, उसकी बॉडी इतनी बिल्डअप नहीं थी, कोई भी मैन है, ठीक है, उसके अंदर वो बिल्डअप नहीं थी उसकी बॉडी। तो जब जैसे वो बॉडी बिल्डर बना तो उसने अपनी बॉडी को बिल्डअप किया, स्ट्रॉन्ग किया, अपने मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग किए, तो इस वजह से वो बॉडी बिल्डर। अब वो तो उसके बाद जो है, पहले उसके अंदर ये करैक्टर नहीं था, उसने एक वाइड वो करैक्टर दिया। लेकिन अब डी लेमार्क क्या कहता है लेमार्किज्म में कि जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्वायर्ड करैक्टर है ना, वो किसी दूसरे में, मतलब कि उसके अपने ऑफ स्प्रिंग्स में ज़रूर जाएगा, ठीक है, ये उसने बोला था। मोडिफिकेशन जो उसके अंदर पैदा हुई थी ना, वो उसके जो है जनरेशन में आगे ऑफ स्प्रिंग में ज़रूर ट्रांसफ़र होंगी। अब आप देख सकते हैं कि जिराफ है, उसकी लॉन्ग नेक है,
वो एडॉप्ट उसने की थी ना, एडॉप्ट मतलब उसके अंदर उसके यूज़ के मुताबिक वो लार्ज हुआ है उसकी नेक के मसल्स। उसके पास पहले ऐसी नेक नहीं थी, लेकिन उसके बच्चों में आगे वैसे उसके बच्चे सेम उसकी कॉपी हैं। तो उसने ये एग्ज़ाम्पल दी, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म के जब भी एक कोई भी जोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट कोई भी थ्योरी प्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है कोई भी थ्योरी, तो क्या होता है, जो उसकी अपोजिशन तो लाजमी सी बात है होनी है उसको रिजेक्ट करने के लिए या उसको ठीक साबित करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसी तरह लमार्किज्म की थ्योरी भी कुछ पॉइंट्स की कुछ वजूहात की बिना पर रिजेक्ट हो गई। सबसे पहला पॉइंट ये था कि उसने ये बोला था कि हमारे अंदर इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को लार्ज करती हैं, इन्हांस करती हैं, लेकिन जोलॉजिस्ट ने ये साबित किया कि हमारे अंदर कोई ऐसी इंटरनल वाइटल फोर्सेस नहीं होती जो कि हमारे ऑर्गन्स को इनलार्ज करती है, इन्हांस करती हैं। सेकंड को उसने ये बोला था कि जी एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंट चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। जहाँ तक चेंजेस की बात है वो तो बात ठीक है कि एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, लेकिन ये बात डाउटफुल थी जी कि उस चेंजेस की वजह से हमारे अंदर कोई नया स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई नया ऑर्गन डेवलप होता है। ये बात बिल्कुल रॉन्ग उसने कही थी, बिल्कुल गलत की थी। थर्ड उसने पॉइंट ये बोला था यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन, कि जिस भी ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं, जिस ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा लार्ज हो जाता है, वो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। जिसको हम नहीं यूज़ करते या तो वो डिजेनरेट हो जाता है या उसका साइज स्मॉल हो जाता है। तो उन्होंने कहा था ये बात कुछ हद तक ठीक है, इट इज़ करेक्ट टू अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कि ये बात कुछ हद तक ठीक है। वो इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर, जैसा कि आपको पता है, हर ऑर्गन जो है कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट भी है जिसका कोई रोल नहीं होता, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर कोई रोल नहीं होता, वो होती है जी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है उसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मौजूद है, लेकिन स्मॉल साइज़ में भी कि वो पहले बहुत ज़्यादा लार्ज होती हो। जैसे जैसे हमारी बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी को पता चला इसकी कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो साइज़ में छोटी होती गई। इस वजह से इस जो है इस सबूत के बिना पर, इस बात की वजह के बिना पर उन्होंने ये बोला कि ये जो है ना, ये वाला पॉइंट कुछ हद तक ठीक है। नेक्स्ट उसने ये बोला था, जो एंड वाला पॉइंट था, कि किसी भी ऑर्गेनिज़म में जो बाद में करैक्टर आते हैं ना अपनी ज़िंदगी के बाद में, जो डेवलप करता है वो बाद में उसके किसी ना किसी चिल्ड्रन में ज़रूर जाते हैं, मतलब कि उसकी ऑफ स्प्रिंग में ज़रूर ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन ये बात भी उसने गलत की थी। वो किसने साबित किया था? ऑगस्ट वाइजमैन, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जिसने ये कहा था कि ये बात बिल्कुल रॉन्ग है कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई एक्वायर्ड करैक्टर अपने अंदर अडॉप्ट करता है तो बाद में उसके बच्चों के अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने मिसाल खुद से मैं आपको दे रही हूँ। अगर कोई इंसान है तो उसका किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से कोई बॉडी पार्ट मिस हो गया है, उसका कट हो गया है, कोई हाथ पाँव या कोई और पार्ट बिल्कुल उसका काट दिया गया है, जो कि सोमैटिक सेल के ऊपर मुश्तमिल था, हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर मुश्तमिल था, तो वो उसका पार्ट काट दिया गया है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जो उसके बच्चे होंगे उसका भी कोई बॉडी पार्ट कटा हुआ ही होगा। ये बात उसने कहा था, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एक एक है एक फैक्ट है कि जिसकी बिना पर उसके ऑफस्प्रिंग में उसके पेरेंट्स वाला चेंज आ सकता है। वो चेंज है आपके जर्म सेल्स। अगर जर्म सेल्स में कोई चेंज आता है तो समझे आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी वो लाजमी चेंज आएगा। ये उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी उसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसमें वो अगस्त वाइजमैन ने ये कहा था जी, जो चेंज हमारे जर्म सेल्स में आता है वो आगे जनरेशन में जा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो चेंज सोमैटिक सेल्स में आता है वो जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। इस चीज़ को उसने कैसे साबित किया? उसने चूहे लिए और चूहों की टेल काट दी, बाद में उनको छोड़ दिया, उनकी
आगे न्यू जनरेशन हुई, फर्स्ट जो जनरेशन हुई उनकी टेल्स बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी, कटी हुई नहीं थी। आगे जो उन दो चूहों की टेल है, उन दो चूहों की मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के चूहे थे उनकी टेल दोबारा से काट दी, फिर आगे उनको छोड़ दिया, फिर आगे उनकी जनरेशन हुई। जब उनकी सेकंड जनरेशन हुई उनकी टेल भी बिल्कुल नॉर्मल थी। इसी तरह उसने सेकंड जनरेशन की टेल भी काट दी, तो जो थर्ड जनरेशन हुई उसकी टेल भी बहुत नॉर्मल, वैसी ही नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी। तो इस तरह उसने काफ़ी जनरेशन्स के जो चूहे हैं उनकी टेल्स काटी, लेकिन उनकी आगे जनरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये साबित किया कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि कोई भी एक्वायर्ड करैक्टर की वजह से आगे वो स्प्रिंग में वो उसका करैक्टर जाए, ठीक है। फिर आगे कुछ मिसालें हैं इसको साबित करने के लिए कि ये बात बिल्कुल गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है जैसे पिन्ना है, अगर वो कई लोगों का वो बिल्कुल जो है फेस के साथ अटैच होता है और कई का नहीं ही होता, कुछ लोगों का नहीं होता। अब कुछ पेरेंट्स का अगर अटैच है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, तो आगे उनके जो हैं ऑफ स्प्रिंग्स हैं, बेबीज़ हैं, उनके अंदर वो वैसा ही हो। शायद उनका डी अटैच हो, उनका साथ अटैच ना हो फेस के साथ वो पिन्ना, ठीक है। एक तो यही बात, दूसरी बात यह है कि कुछ पेरेंट्स अपने अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो बच्चों के अंदर भी चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यूरोपियन लेडीज़ जो है वेयर टाइट जो है ना अपने टाइट गारमेंट्स पहनती हैं, किस वजह से अपनी वेस्ट को सिलेंडर रखने के लिए, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनकी वेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई सिलेंडर शेप की नहीं होती। इस तरह से बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं कि जिससे ये साबित होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वाइट करेक्टर आगे चिल्ड्रन में जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक।